विचार विमर्श, जहां हम कोशिश करते हैं हर उस बात पर डिस्कशन करने की जिसके ऊपर विचार करना ज़रूरी होता है। और बहुत सारे ऐसे भी मुद्दे होते हैं जो सोशल होते जी। हैं, हेरिटेज से जुड़े होते हैं, कल्चर से जुड़े होते हैं, और उन पर नॉर्मली लोग बात ही नहीं करते। मगर आफ्टर ऑल बात करना तो ज़रूरी है, क्योंकि विचार विमर्श करेंगे तो पता चलेगा कि आखिर चल क्या रहा है और हम अपने कल्चर को, हेरिटेज को कैसे संभाल सकते हैं। तो आज बात इसी चीज़ पर, द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग आवर कल्चरल हेरिटेज, जिसके 4 अलग अलग पॉइंट्स हैं। हम जरूर। हर बात पर विस्तार से डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में, और मेरे साथ 2 गेस्ट हैं जो अच्छे तरीके से जानते हैं कल्चरल हेरिटेज को, खास तौर पे भारत की और जम्मू कश्मीर की। मेरे साथ अहमद अली फयाज साहब हैं और मेरे साथ विकास शेखर शर्मा जी हैं। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया कि 4 मेन पॉइंट्स होते हैं हेरिटेज के: टेंजिबल हेरिटेज, इनटेंजिबल हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज और डिजिटल हेरिटेज। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो कल्चरल हेरिटेज की इंपॉर्टेंस। फयाज साहब, कल्चरल हेरिटेज कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, खास तौर पे आज के यूथ के लिए भी समझना बड़ा जरूरी है। ये कौम की एक शिनाख्त होती है। हमारा, जैसे कि आप जानते हैं कि एक प्लूरल सोसाइटी है इंडिया में। यहाँ पे इतनी सारी ज़बानें बोली जाती हैं, इतनी सारी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इन सारी चीज़ों का मजमूआ जो होता है वो है एक नेशन, जिसको हम द नेशन ऑफ इंडिया कहेंगे। इसी जी। तरह से दूसरे ममालिक में भी होता है, लेकिन यहाँ पे जितनी डाइवर्सिटी है वो दूसरे ममालिक में नहीं है। मिसाल के तौर पे अमेरिका को आप ले लीजिए, सारे लोग अंग्रेजी बोलते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। कुछ लोग हस्पानवी अंग्रेजी, और लेकिन उतना फ़र्क नहीं है कल्चर में। ऑलमोस्ट वो एक जैसा है। बिल्कुल। हवाई से लेकर के कैलिफोर्निया तक पूरा खिते में यहाँ पे अलग अलग कल्चर हैं। अब अगर आप देख लेंगे हमारे जम्मू कश्मीर को ही आप देख लेंगे, लद्दाख जो हमारा पहला एक हिस्सा था हमारी रियासत जम्मू कश्मीर का, आप देख लीजिए वहाँ पे कौन सा कल्चर था, किस टाइप का कल्चर था। बुद्धिस्ट कल्चर जी। और मंगोलाइड फीचर्स। इसके अलावा जब आप कश्मीर में आएंगे तो कश्मीर वादी के अंदर भी अगर आप जाएंगे तो इसमें बहुत सारे कल्चर्स हैं वहाँ जी। पे। एक तो कश्मीरी आम लोग हैं, फिर पहाड़ी बिल्कुल। हैं, गुर्जर जी। हैं, सिख्स हैं, हिंदूज हैं, अमृतसरी जो जिनको खत्री कहते हैं, कई साल से जिनका शर्मा गुप्ता नाम है, लेकिन अभी है वो कश्मीरी। अभी भी कश्मीर में रह रहे हैं जी। और कश्मीरी बोलते हैं हाँ हाँ। अच्छी तरह से, जिस तरह जी। से हम लोग बोलते जी। हैं। इसके अलावा वहाँ पे गिलगित, अस्करदू, बल्तिस्तान, इवन ये जो अफगानिस्तान के इलाके जी। जो पश्तो जबान बोलने वाले लोग हैं, वहाँ पे ये भी कई कबीले हैं, उनका अपना कल्चर है कम्प्लीटली, वो अपनी ज़बान बोलते हैं। ये इनका एक जो मजमुआ होता है, हम इसको फिर कश्मीर का कल्चर। और इसके अलावा फिर जम्मू में आप जाएंगे, जम्मू में मोरलेस तकरीबन एक ही है, लेकिन फिर भी अलग अलग डाइवर्सिटी यहाँ पे भी है। अगर आप जहाँ के पीर पंचाल एरिया में जाएंगे वहाँ पे एक कल्चर है, पोगल परिस्तान के एरिया में वहाँ थोड़ा सा जाएंगे हट करके माडवा वाडवन की तरफ, वहाँ पे दूसरा कल्चर है। इसी तरह से पुंछ और राजौरी की तरफ जाएंगे, वहाँ पे पूरा आपको पंजाबी टाइप का कल्चर, खाने पीने की चीज़ें, रहन सहन वगैरह ये मिलेगा। और जम्मू में बिल्कुल यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन ये डोगरा मेन लैंड है, उधमपुर से लेकर के जम्मू, फिर सांबा, फिर कठुआ, ये जो पूरा हाईवे वाला एक्सेस पड़ता है, इसमें ऑलमोस्ट एक ही कल्चर है। खाना पीना, रहना, तमद्दुन, तहजीब ये मिलता है। और इन सारी चीज़ों का मजमुआ है जम्मू कश्मीर। तो इस हिसाब से जब हम बात करते हैं ना, जो हेरिटेज जिसका आपने जिक्र किया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। आने वाली जनरेशन्स को इसके बारे में पता चलना चाहिए कि हमारी हेरिटेज क्या है, हमारी रिवायत क्या है। ये सब चीज़ें अब अगर इनको ये मालूम ही नहीं होगा तो इन्हें समझ ही नहीं आएगा कि हमारा वैल्यू सिस्टम क्या है। बिल्कुल। तो इसलिए ये बहुत जरूरी होता है। तो जरा दिल्ली चलते हैं और बात करते हैं विकास जी से। विकास जी, मैं फयाज साहब के शब्दों को अलग भाषा में बोल के कहूँगा, क्योंकि जैसे फयाज साहब ने एक बहुत सही बात बोली कि कोई भी कल्चर जो है वो कौम की पहचान है। ये तो आप ऐसे कह रहे हैं, उर्दू में हम ऐसे कहते हैं, और अगर हम किसको हिंदी में प्योर में बोले तो हम ये बोलेंगे कोई भी कल्चर जो है वो धर्म की एक आस्था है या कुछ है। तो बड़ी बात यह है कि कल्चर इज आवर आइडेंटिटी, एक्चुअली करना कितना इंपॉर्टेंस है। इट्स आवर आइडेंटिटी। तो कल्चर को प्रिजर्व करना कितना जरूरी है, और जनरेशन्स को ये जानना कल्चर के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस है क्या, थोड़ा सा उस पर पहले आप अपना विचार रखिए। दीपक, हम इस जिंदगी में जब आगे जीते हैं
अपनी एजुकेशन, अपनी वैल्यूज़, अपनी मॉरल्स को लेके। तो इसमें से दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमारी मॉरल्स और वैल्यूज़ है ना दीपक, ये हमारे कल्चर से आता है, ये उसी सिस्टम की देन होती है, वेयर वी कम फ्राम, आवर इंस्टीट्यूशंस लाइक कैसे हम रिलीजन क्या है या उस जगह के रख रखाव कैसा है, द काइंड ऑफ फूड वी ईट, क्लाइमेट वी लिव इन, उसके हिसाब से एक कल्चर बनता है। देखो आज जैसे एक जम्मू की लड़की अगर कलकत्ता में मैरिज करती है या एक जम्मू का लड़का तमिलनाडु में, इट विल ऑलवेज बी कॉल्ड ए क्रॉस कल्चरल मैरिज। तो इट्स नॉट कॉल्ड क्रॉस रिलीजियस मैरिज और समथिंग एल्स, इंटरस्टेट मैरिज, इट विल बी कॉल्ड क्रॉस कल्चरल मैरिज। तो यू कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ कल्चर हेयर। हमारे अपने बीइंग के साथ कल्चर हमेशा जुड़ा रहता है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे जो पुरानी चीज़ें होती है ना, कई चीज़ें जैसे आयुर्वेद पे अभी लोग वापस जा रहे हैं, योगा पे वापस जा रहे हैं, दिस इज़ इंडियन थिंग विच इज़ यूनाइटेड स्टेट्स में भी आज लोग इसको वैल्यू दे रहे हैं। तो आयुर्वेद को एलोपैथी के ऊपर वैल्यू देने लगे, ये हमारे उसी में से आया है जो हम भूल गए हैं। आप दिवाली की बात करते हैं, उस पर जैसे बम पटाखे चलाए जाते थे, उसका रीज़न था उस सीज़न में वायरस रहता है, वो जैसे धुआं निकलता था पटाखों का, उससे ख़त्म होता था। रंगों का यूज़ सिर्फ होली में नहीं होता, रंगोली बनाने में दिवाली और अन्य त्योहारों में भी होता है। आप साउथ में चले जाइए, वो फूलों का यूज़, अपने सॉन्ग्स, अपने फोक, ये सब कल्चरल है। अपना पहनावा, जैसे हमारी जम्मू की पगड़ी है वो पंजाब की उससे अलग है, अगर दूसरी स्टेट वाला पहनेगा वो अलग है। हमारा ड्रेसिंग, हमारा कुर्ता ज़र अलग है ना, हम जो सलवार चूड़ीदार पहनते हैं यहाँ पे हमारे लोग, तो ये सब अलग है। कल्चर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है दीपक, अदरवाइज वी लूज़ आवर आइडेंटिटी। आज हम जीन्स पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं, एक आदमी अमेरिका में, यूरोप में, मुंबई में, जम्मू में अगर सेम वो पहन रहा है, it can be a brand but it's not your culture, it doesn't reflect where you come from। so culture की इंपॉर्टेंस है दीपक, अभी आगे आगे डिस्कशन में बढ़ेंगे, इसको और कुरे देंगे, बट बेसिक। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं वहां से शुरुआत करूंगा, फिर हम उसके पॉइंट्स पे आएंगे जो हमने शुरू में कहा था, टेंजिबल, इनटेंजिबल, नेचुरल, डिजिटल, जो इसके पॉइंट्स हमने बनाए थे कि क्या क्या वैरायटीज हैं। फियाज साहब, मैं छोटी सी बात एक आपसे पूछूंगा, आपने शुरुआत की थी और वो सच भी है कि इंडिया इज़ रिच इन कल्चर। उसका रीज़न यह है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर 10 किलोमीटर बाद भाषा बदलती है, पहनावा बदलता है, खान पान बदलता है, और तकरीबन कल्चर का भी थोड़ा थोड़ा बदलाव होता रहता है। तो इतना बड़ा देश जहां इतने ज़्यादा कल्चर हैं, क्या हम सभी कल्चर हेरिटेज को प्रिजर्व कर पाएंगे आने वाली जनरेशन्स में, आने वाले डेकेड्स में, आने वाले सेंचुरीज में? और क्या ये मुश्किल काम है? क्योंकि जैसे आपने कहा यूएस जैसे कंट्री में एक ही कल्चर है, तो आपको एक कल्चर को प्रिजर्व करना इजी है, तो हमारे लिए या क्या बड़ा चैलेंज है, मुश्किल है? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है ये है कि जो उसका फीचर है वो है, मैंने जो डाइवर्सिटी की बात की जी, कि इसमें अलग अलग तहजीब तमद्दुन हैं, और इनको प्रिजर्व करने के लिए एक तो मरकज़ी हुकूमत के पास, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कल्चर को प्रिजर्व करने में एक ख़ास रोल अदा करते हैं। उनकी बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्ट्रेशन होती है, उनकी फंडिंग भी होती है सरकार की तरफ से, वो लोग भी इसमें सरगर्म हैं। इसके अलावा स्टेट्स की लेवल पे अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, इसको आप कल्चरल एकेडमी कहते हैं। इसके ज़िम्मा ये काम है इस कल्चर को महफूज करना, इसको अरूज देना, इसको बढ़ावा देना, आर्टिस्ट्स को पैट्रोनाइज करना, उनकी फंडिंग करना, बुक्स पब्लिश करवाना, ये सारी चीज़ें जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के ज़िम्मे है। और इसकी अहमियत का इस बात से अंदाज़ा चलेगा कि जब ये इस ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, तो उसी वक्त ये डिसाइड हुआ था कि ये एक प्रेसिडेंट के मातहत काम करेगी, और वो प्रेसिडेंट होगा नन अदर दैन द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वही इसके होते हैं। हालांकि एग्जीक्यूटिव लेवल पे इसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसको कहेंगे, वो सेक्रेटरी होता है कल्चर एकेडमी का, और इसके तहत वहाँ का स्टाफ जो होता है वो काम करते हैं। इनके अलग अलग शोबे हैं, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, पहाड़ी, ये बहुत सारे शोबे हैं इसके, जिनके अलग अलग मैगजीन छपते हैं। तो इस इदारे के ज़िम्मे एक काम है कि वो कल्चर को महफूज करे। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे एक डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर है बाज़ाब्ता तौर पे। हालांकि मैं थोड़ा इस बारे में ए लिटिल बिट पेसिमिस्टिक हूँ कि जो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर को काम करना चाहिए था, ये कागज़ों पर बहुत ज़्यादा है, इसकी विजिबिलिटी बहुत कम है। और पिछले कई साल में कल्चरल एकेडमी की विजिबिलिटी भी बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से
वहाँ पे सेक्रेटरीज और दूसरे लोगों की तकर्री अमल में लाई जाती है। ये पहले नहीं था। पहले ऑलमोस्ट जो आर्टिस्ट कम्युनिटी, इस आर्ट और फन से वाबस्ते लोग थे, उनको ऑन बोर्ड लिया जाता था और उसके बाद वहाँ पे मुकर्रर हुआ करते थे सेक्रेटरी और दूसरे लोग। आज की तारीख में ये नहीं है। कई मौक़ों पे हमारे सीनियर IAS ऑफिसर्स को एक एडिशनल चार्ज दिया गया, इजाफी चार्ज, कि आप इसको भी देखिए, कल्चरल एकेडमी को। हमारे यहाँ एकेडमी में कई साल तक सेक्रेटरी दिखा ही नहीं। तो जब ये चीज़ें होती हैं, इसको हम एक एडहॉक अरेंजमेंट कहते हैं। इस तरीके से हमारा जो तहजीब तमद्दुन है, कल्चर है, वो महफूज नहीं रह सकता है। बहुत सही, बहुत सही आपने कहा। विकास जी, एक छोटा सा सवाल आपके पास भी आता हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। वो ये है कि प्रिजर्विंग आवर कल्चरल हेरिटेज, आपको लगता है गवर्नमेंट की ही जिम्मेवारी है या हमारा भी बहुत बड़ा रोल है? ये चीज़ पंचायत लेवल से शुरू होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारा रियासी का फोर्ट है, हमारा अखनूर का फोर्ट है चिनाब के किनारे, जैसे हमारा ये बहू फोर्ट है, ये सब चीज़ें हैं। ये देखो, ये सोसाइटी को होनी चाहिए। बाहर जाएंगे तो यहाँ पे लोग बड़े बड़े लाइट एंड साउंड शो कर देंगे, शाम को यहाँ एक पर्यटन का वो बना देंगे, बिकॉज दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन आल्सो इनकरेज टूरिज्म। दीपक, तो इसको करना गवर्नमेंट का, देखो गवर्नमेंट का वहाँ तक रोल है, और गवर्नमेंट को खर्चा तो करना पड़ेगा इस पर, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू प्रिजर्व दीज थिंग्स, दीज आर मॉन्यूमेंट्स, नो। तो उसमें गवर्नमेंट का खर्चा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सिविल सोसाइटी की इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए। उनको भी अपनी इन चीज़ों के लिए प्यार होना चाहिए। आप देखते हैं अक्सर ये जो पार्क्स के साथ जो बने होते हैं पुराने पुराने वो साइट्स होती हैं, वो लवर्स पॉइंट बन जाते हैं, जब क्राइम के सीन बन जाते हैं। इफ़ दे आर नॉट रिस्टोर्ड प्रॉपर्ली, तो उनकी भी इज्जत नहीं रहती और उसका मिसयूज़ भी होने लगता है। दीपक, और कल्चर इज़ नॉट जस्ट समथिंग विच इज़ चेंजिंग। कल्चर इज़ एक्चुअली आवर आइडेंटिटी। एक साउथ इंडियन की जब हम बात करते हैं तो सांबर, रसम, डोसा, इडली, ये उनके साथ चलता है, तो कल्चर से ही हमारी पहचान होती है, हमारी लैंग्वेज से। फियाज साहब ने बहुत ठीक कहा, मैं क्लियर सुन नहीं पा रहा था उनकी आवाज़, देयर वाज एन एको। लेकिन जैसे हम हर 10-12 किलोमीटर के बाद हमारा लैंग्वेज में हल्का हल्का चेंज आता है और कुजीन थोड़ा चेंज होता है क्लाइमेट के हिसाब से। आप देखिए, आप खुद फील करेंगे, हमारा जम्मू से लेकर अगर आप दिल्ली के बॉर्डर तक, यूपी के कुछ हिस्से तक चलते हैं, हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज, हमारा अक्खड़पन बिल्कुल सेम है। और जब आप नीचे जाते हैं वो चेंज होता जाता है। आप कलकत्ता, उड़ीसा, इस तरफ चलते हैं, उनकी एक आइडेंटिटी है, उनका पहनावा, साड़ी से आप पहचान पाएंगे, कुर्ता पहन पाएंगे, और साउथ इंडियन को आप पहचान पाएंगे। व्हेन यू लूज दिस, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट लूजिंग आर वो, इट्स लाइक आइडेंटिटी क्राइसिस, यू आर लूजिंग योर आइडेंटिटी। तो कल्चर को प्रिजर्व करना जरूर सोसाइटीज की रिस्पांसिबिलिटी है। पॉइंट्स हैं और रिस्पांसिबिलिटी है दीपक। जी। टेंजिबल, सबसे पहले बात करते हैं टेंजिबल हेरिटेज की। तो फयाज साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, मॉन्यूमेंट्स, म्यूजियम्स, हिस्टोरिकल लैंडमार्क एंड कल्चरल लैंडस्केप्स, ये आते हैं टेंजिबल हेरिटेज में। इनकी अगर आज की पोजीशन की हम बात करें, क्या हम इनको प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व कर पा रहे हैं? देखिए, ये जिम्मेदारियां हैं। एक जिम्मेदारी है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको आप ASI कहते हैं। इन्होंने एक लिस्ट बनाई है कि इनके हेरिटेज के तहत, मतलब प्रिजर्वेशन के तहत जो आते हैं, यहाँ पे कई लैंडमार्क्स जिनको ये प्रिजर्व कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो रियासती सरकार है, जिसको आप UT सरकार कहेंगे, इनके ज़िम्मे भी कई चीज़ें हैं। तो दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके से इसको प्रिजर्व करना चाहिए था, कुछ चीज़ें तो हुई है। जैसे अगर आप कश्मीर का जिक्र, अगर आप जम्मू का जिक्र पहले करेंगे, तो मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स पे एक जामिया प्रोजेक्ट तरतीब दिया गया आज से 15 साल पहले। और इसकी जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वहाँ पे तैनात की गई, वो ज़्यादातर टूरिज्म डिपार्टमेंट में रही। उन्होंने इसमें एक अच्छा काम भी किया। लेकिन जिस तरीके से इसको तेजी से काम करना चाहिए था, 15 साल नहीं चलना चाहिए था। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना। फिर भी मैं कह सकता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा कदम था इसको प्रिजर्व करने के लिए। इसी तरह से कश्मीर में बहुत पहले, जैसे कि हमारा वेरी नाग है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुगल गार्डन्स में कई तामीरात हैं जिनको महफूज किया गया। हमारे यहाँ वहाँ पे कुछ मस्जिदें हैं कश्मीर में जो तारीखी अहमियत की हामिल हैं। कुछ इमाम बारे हैं, इमाम बारगाह जिनको आप कहते हैं, वो भी बहुत तारीखी अहमियत के हामिल हैं। और कुछ श्राइन्स हैं जिनको महकमा टूरिज़म ने, हालांकि एक अलग महकमा है, इन्होंने भी इनको बचाने के लिए
इनको इनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए काफ़ी काम किया है पिछले कई साल में, लेकिन कभी कभी इस चीज़ में ठहराव आ जाता है। और कई बार आप देखते हैं कि कोई काम आज से 10 साल पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को मतलब इसमें तेज़ी आनी चाहिए। हमें इस बात से फ़ख्र होना चाहिए कि कुछ इदारों ने, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर बैंक का जिक्र करना भी ज़रूरी है, उन्होंने जैसे कश्मीर में बादामवारी का एक प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया, जहाँ पे कई चीज़ें उन्होंने मतलब बाज़याब्त कर ली और कई चीज़ें उन्होंने वहाँ पे बचाई, कई चीज़ों को उन्होंने निखारा वहाँ पे, मतलब अपने जिस तरीके से वो बनी थी इस तरीके से उन्हें वहाँ पे बनाई। ये बात सही है, इसके लिए उनको शाबाशी देनी ज़रूरी है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी जो डीके भी हो रही हैं, बहुत सारी ऐसे भी नवादरात हैं, मसनूआत हैं जिनको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर से अगर आप ये जो इंटेंजिबल प्रिजर्वेशन की बात करेंगे हेरिटेज की, इसमें कश्मीर में फॉर एग्जांपल जो डिज़ाइन्स हैं, ये कई सौ साल पहले के डिज़ाइन्स हैं, पेपर मैशे के डिज़ाइन्स, कॉर्पोरेट के डिज़ाइन, शॉल के डिज़ाइन, पश्मीना और शहतूत शॉल, जो एनीवे शहतूत से बंद है, पश्मीना वाला शॉल, इसके अलावा कानी शॉल, ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे आप बसोली में जाएंगे तो आपकी बसोली शॉल और बसोली पेंटिंग्स, ये दोनों जगहों पे है। इसके अलावा हमारे पास एक बड़ा विरसा था लद्दाख का भी, एनीवे वो अब हमारे पास नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इनको महफूज करना बहुत ज़रूरी है, कुछ डिके हो जाती हैं। और कई चीज़ें इसमें ऐसी हैं, जैसे हमारा म्यूज़िक है, आहिस्ता आहिस्ता ये भी मतलब इसमें जब से ये सिंथेसाइजर्स और ये जो डिजिटाइजेशन वगैरह आ गई, तो जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे, इसकी तरफ भी लोग कम तवज्जो देते हैं। कुछ लोगों ने अपने ज़िम्मे ये काम लिया था, वो नए स्टूडेंट्स वगैरह को ट्रेन करते हैं इस चीज़ में। और इसके अलावा जो खासतौर से कालीन के जो नक्शे हैं, ये 300-400 साल पुराने नक्शे हैं, अब इसको नए सिरे से बनाना बहुत जरूरी है, ताकि आज आप बिल्कुल सही ईरान और चाइना के साथ मुकाबला कर सकें। क्योंकि कश्मीर को तो इन सारे क्राफ्ट्स की वजह से जाना जाता था विकास जी। इंटेंजिबल हेरिटेज, ट्रेडिशनल म्यूजिक, डांस, ओरल ट्रेडिशंस, क्राफ्ट्स, क्यूजिन, फेस्टिवल्स, लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, ये सारी चीज़ें जो हमारे साथ जुड़ी तो हुई हैं, हम इनके बारे में पढ़ते भी हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ हमारे फेस्टिवल या म्यूज़िक चल भी रहा है। बट आपको लगता है कि जम्मू और कश्मीर, अगर हम अपनी स्टेट की बात करें, हम प्रिजर्व कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से? दीपक, नहीं कर पा रहे। देखो, आप पंजाब की बात करिए, पंजाब म्यूज़िक इंडस्ट्री अपने आप में इतनी बड़ी है, वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री जिंदा है। आज ही हमारे दोस्त पवन जी एक जम्मू डोगरी फिल्म के उस पे के जो हिंदी में बनी है, बनी J&K में और हिंदी में बनी है। तो आप देखिए, आप अभी मैं आपसे एक बात करूँगा, आप एंकर कर गए, आपको मैं आंसू निकलवाता हूँ, आपको मैं एक डोगरी गाना वहाँ ऑन करा दूँ किसी को कहकर, तो मुझे लगता है आप एक डिफरेंट मूड में चले जाएंगे। अभी आप संतूर की आवाज़ सुन लेंगे, आप डिफरेंट मूड में चले जाएंगे। आप चाहे कश्मीरी फोक म्यूज़िक सुनेंगे, आप झूमने लगेंगे। दीपक, ये वो चीज़ें हैं जो हमारी रूह के साथ चलती हैं। देखो, हमेशा मैंने कल्चर करा, कल्चर इज नॉट समथिंग, कल्चर इज योर आइडेंटिटी, जो आपके साथ चलती है, जिसकी खुशबू आप हमेशा महसूस करते हैं और कहीं बाहर चले जाते हैं। जैसे मैं ज़्यादा टाइम अपने स्टेट से बाहर रहा हूँ दीपक, मैंने इन चीज़ों को बहुत मिस किया है। इतना किया है कि मेरे को JK नंबर की गाड़ी दिख जाती है तो आई गेट नॉस्टैल्जिक। मैं अपनी गाड़ी कई बार सड़क पे गलत चलाते हुए उसके पीछे चल पड़ता हूँ दीपक। तो इतना मतलब आप समझिए ना। आप राजस्थान की जब बात करते हैं, वो सिर्फ फोर्ट्स के सहारे उन्होंने टूरिज्म बना लिया। जयपुर फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट, उदयपुर फोर्ट, उस पर वो सर्वाइव कर गए। वहाँ का म्यूज़िक, वहाँ का पहनावा, वहाँ का कैसे वो करते हैं, चौकीधानी जैसी जगहों पे आप जाते हैं, उनका कुजीन सर्व करते हैं, वहाँ का म्यूज़िक जब चलता है तो उससे क्या होता है, नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट भी मुग्ध हो जाते हैं। तो अपनी जिनकी अपनी मिट्टी की खुशबू है, वो लोग कैसे होंगे? हम J&K में इसको निगलेक्ट करें। 2 स्टेट्स हैं जिस इसको निगलेक्ट कर रही है अप नॉर्थ, एक हम J&K, एक हमारा पड़ोसी हिमाचल। J&K में तो शायद हम इसको बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे दीपक। हमारे घरों में बच्चों को कहा जाता है कि हिंदी बोलो, अब तो इंग्लिश आ गई, हिंदी बोलो। मैंने कश्मीरीज को इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ। जैसे कल मैंने देखा विकास मिले फयाज साहब को, दे स्पोक इन कश्मीरी। सो ये चीज़ होनी चाहिए जब बाहर हम जाते हैं। नहीं, ये चीज़ हम फयाज साहब से वापस, जब अभी लैंग्वेज की बात कर रहे थे, फयाज साहब खुद ही बता रहे थे कि ये सारी चीज़ें अभी भी, जैसे इन्होंने क्राफ्ट्स के लिए बड़ा अच्छा बताया कि आज भी कालीन, कानी, मैं क्राफ्ट्स पे आता हूँ दीपक, मैं क्राफ्ट्स पे आता हूँ। दिल्ली आई हैड अ रेस्टोरेंट इन अ वेरी गुड होटल, अशोक होटल के साथ सम्राट होटल है, मैंने वहाँ 15 साल रेस्टोरेंट किया चलाया
दीपक, वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स का इतना काम था, कश्मीरी कारपेट्स, हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ से आते थे, बाकी स्टेट्स के थे, भदोही के कारपेट से, बाकी और जगहों की बहुत बहुत दुकानें थी। एक पॉइंट आ गया, सरकार ने उन दुकानों को कोर्ट के थ्रू खाली कराया, क्योंकि हुआ क्या था, जब ये नेट का प्रचलन चला ना दीपक, तो जो बायर्स थे बाहर के वो डायरेक्ट लेने लगे। और आज हमारे घरों की जो साजो सजावट है, द डिज़ाइंस हैव चेंज्ड, इन चीज़ों का यूज़ नहीं हो रहा। इसके साथ सिर्फ आप ये चीज़ें नहीं मर रही, जो इनके बनाने वाले काश्तकार थे, क्राफ्ट्समैन थे, वो भी खत्म हो रहे हैं, वो घराने थे दीपक, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं जैसे हमने बसोली आर्ट्स की भी बात करी, अगर हम इनको प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो दीज आर ब्यूटीफुल क्राफ्ट्स एंड आर्ट फॉर्म्स विच विल डाई अ डेथ। एंड आज जो सब काम है डिजिटली हो रहा है, मशीन्स के थ्रू हो रहा है, बट दैट डजंट हैव दैट इसेंस, उसमें वो खुशबू नहीं है दीपक। हम इस चीज़ को प्रिजर्व कर लें। पुराने लोगों ने, आप कुतुब मीनार को देखते हो, लाल किला को देखते हो, इन फोर्ट्स को देखते हो, तो ये जो चीज़ें बनी है ना दीपक, आप हैरान हो जाते हैं कि उस जमाने में ये चीज़ें बनी कैसे होंगी। कहीं आपके पुराने पुल हैं जिनको आप देखते हो, आप जम्मू का जो पुराना पुल था उस पर कितना लोहा था दीपक, जब वो तोड़ा था, वो जो हम बचपन से देखते थे, मुझे लगता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था और वो वैसे डिसमेंटल नहीं हो पाया था। तो पुरानी चीज़ें हमारी धरोहर है दीपक, चाहे वो खाना हो, म्यूज़िक हो, डांस फॉर्म्स हो, शादियों में जो घोड़ियाँ गाई जाती हैं, शादियों में जो पाखें गाई जाती हैं, जो पुराने बुजुर्ग लोग द वे दे वेलकम दूल्हा दुल्हन घर पे, ये सब हमारी ज़िंदगी में बसे हुए हैं, जो हमारे बच्चे कहीं ना कहीं इसको मिस कर रहे हैं। और आज ध्यान नहीं दिया तो दीपक आने वाली जनरेशन शायद इसको भूल जाए, क्योंकि दिस इज नॉट इवन डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर्ली। ध्यान देने पर बात भी करेंगे, पहले नेचुरल हेरिटेज की बात करते हैं फयाज साहब। सेक्रेड ग्रूव्स, फॉरेस्ट्स, कल्चरली सिग्निफिकेंट एनिमल्स, और कुछ ही दिन पहले बारामूला में एक स्पीशीज देखा गया था जिसकी बात हुई थी। खैर आपने इसमें बताएं, आपको क्या लगता है इन चीजों पर क्या ध्यान दिया जा रहा है हमारा? ये तो हमारे कल्चर में नहीं आती हैं, जिसके आपने मारखोर का जिक्र किया, जो ओडी नेचुरल हेरिटेज जिसको हम कहते हैं, जो ओडी के इलाके में देखा गया। और मैंने भी पहली बार इसका वीडियो देखा है, हालांकि काफ़ी हमने इनके साथ वाइल्ड लाइफ वगैरह के साथ काम किया है पिछले 20-25 साल में, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा था। हालांकि हमने सुना था कि ये इसका हैबिटेट वहाँ पे शुपियान एरिया में है, लेकिन कभी हमने वहाँ पे नहीं देखा, ये पहली बार है। लेकिन ये इसके लिए बाज़ाब्ता एक डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है जो इनको देखते हैं। हम इस वक्त हेरिटेज की बात कर रहे हैं, ये हमारे हेरिटेज के हिस्से, इनको हम नहीं कह सकते हैं। गो कि ये भी मतलब हमारी एक शिनाख्त का, जैसे हांगुल है या यही मारखोर है, ये आपको कहीं पे दुनिया में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको कश्मीर में मिलेगा। इस वजह से ये भी हमारी शिनाख्त का एक हिस्सा होते हैं। लेकिन जिस हेरिटेज की हम बात इस वक्त कर रहे हैं, इसमें फॉर एग्जाम्पल ये बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, तो इनको प्रिजर्व किया जाता है। जैसे हमारे बागात हैं, इसके अलावा जो आप म्यूजिक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो भी लाल चौक को रिस्टोर किया, दैट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग। हाँ बिल्कुल। हाँ, लाल चौक को प्रिजर्व करना भी अपने आप में एक हेरिटेज को भी प्रिजर्व करना है। उसको उन्होंने मॉडर्नाइज जरूर किया है, लेकिन उसको जिंदा रखा है, टूरिस्ट पॉइंट बन गया वो। बिल्कुल। हाँ, इसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशंस हैं, मॉडर्नाइज किया है, लेकिन फिर भी अब इसमें मैं समझता हूँ कि जो हरी सिंह स्ट्रीट है, ये भी एक विरसा है कश्मीर का। इसको भी मुतल्लिका महकमों को, खासतौर से स्मार्ट सिटी श्रीनगर को, इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी डिके हो चुका है। और ये तकरीबन 100 साल पहले बना था। ये जो हरी सिंह हाई स्ट्रीट, उस वक्त का बड़ा मार्केट ये बना था, ये भी काफ़ी हद तक बिगड़ चुकी है इसकी सूरत, अब पहचान भी नहीं सकते हैं इसको बचाने की ज़रूरत है। बिल्डिंग्स के अलावा हमारे कई मॉन्यूमेंट्स हैं, कई जगह पे बने हैं, उनको भी प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। और मुतल्लिका महकमों को इसमें एक अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। सरकार ने तो महकमे बनाए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, म्यूजियम्स, आर्कियोलॉजी, गैजेटियर्स, ये सारे महकमे सरकार ने बनाए। इसके अलावा जो मैंने जिक्र किया, कल्चरल एकेडमी का, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर का, ये सारे महकमे तो वहाँ पे हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इनको जब मिनिस्टर साहिबान इसका रिव्यू लेंगे, सेक्रेटरी साहिबान इसका रिव्यू लेंगे, तो उनको बिल्कुल एग्जॉस्टिव कंप्रहेंसिव रिव्यूज इसमें लेना चाहिए और इसमें देखना चाहिए कि क्या हमारी चीज़ें हमसे छूट तो नहीं रही हैं। म्यूज़िक में ही मैं संतूर का जिक्र कर रहा था। संतूर, इसमें भी 2 किस्में हैं, खासतौर से जम्मू कश्मीर में। एक जो शिव कुमार शर्मा जी का जो जम्मू में, दूसरा भजन सोपोरी कश्मीर में, और गुलाम मोहम्मद साज नवाज, बहुत सारे लोग जो कश्मीर में अभी भी नए कई वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, वो बहुत अच्छा संतूर बजाते हैं वहाँ पे, जिनका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। हालांकि बहुत सारे बेहतरीन आर्टिस्ट हमें इसके ईरान में मिलेंगे, लेकिन फिर भी
हम फख्र के साथ ये कह सकते हैं कि हमारे जो इसमें इंस्ट्रूमेंटल्स हैं वो भी किसी से कम नहीं है। इनको मतलब हौसला अफजाई की ज़रूरत है। इसके अलावा कई सिनफ़ें हैं हमारे अदब की। मिसाल के तौर पे एक मरसिया है जिसको हम कहते हैं, जो एक मतलब जो करबला का वाक़ा है, इसको लेकर के बहुत सारे मरसिए लिखे गए हैं कश्मीरी ज़बान में, और हर एक मरसिया में एक मुख्तलिफ एक किस्म का वज़न होता है। ये एक का दूसरे से नहीं मिलता है। ये तकरीबन मान लीजिए अगर 1000 वहाँ पे मरसिए हैं तो 1000 में कम से कम एक मरसिया में 6 या 7 अलग अलग वजन हैं। बिल्कुल तो सही आप कह रहे हैं आप प्रिजर्व किस तरह से करेंगे? ये तो अब डिजिटाइज नहीं कर अब सकते वही अगला सवाल मेरा वही विकास जी से। विकास जी, डिजिटल हेरिटेज जो लास्ट पॉइंट है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूथ से जब हम बात करते हैं ना तो वो डिजिटल हेरिटेज को इजीली समझ जाता है। तो क्या डिजिटल हेरिटेज जिसमें डिजिटल आर्काइव्स, म्यूजियम्स, एग्जीबिशंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज, तो क्या हम डिजिटलाइज कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को और फिर डिजिटाइज किया हुआ हमारा रिकॉर्ड देर तक रहेगा भी, और शायद उसको हम ऐसी शेप में लाएंगे कि हमारा यूथ, हमारा आने वाली जनरेशन्स इजीली समझ भी जाए? दीपक डिजिटलाइज करके एनिमेशन करके आप उसको दिखा सकते हैं, आप उस पर अच्छी अच्छी फिल्म्स बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं उस चीज़ को। पर मैं थोड़ा इस चीज़ से नहीं करता, बिकॉज सी आप याद करिए आपके शादी का एल्बम वो कहीं कोने में पड़ा सड़ रहा है। मेरे मोबाइल में कोई 5000 फोटो है, कितने बारी देखूंगा? एक नया सिस्टम आएगा, वो चेंज हो जाएगा। सीडी से जैसे आप डीवीडीज पे गए, डीवीडी से आप आगे आए, पेन ड्राइव्स पे आए, और जैसे स्टोरेज का सिस्टम आप गूगल ड्राइव में है, वो टेंजिबल नहीं है दीपक, आप उसको देख नहीं पाते। वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन द टेक्नोलॉजी विल कीप चेंजिंग, बट आपको इसको फील करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, फयाज साहब ने कहा 15 साल लग गए मुबारक मंडी को रिस्टोर करते, काफ़ी टाइम लग गया। पहले वहाँ कोर्ट होता था दीपक, वो परिसर था वहाँ पे, कितनी बुरी हालत थी वो, और टूटता फूटता रहता। कई ऐसे कोने थे जहाँ लोग यूरिन करके चले जाते थे, और ऐसी ऐसी बदबूदार जगह बना दी थी। अब जब ये रिस्टोर होगा, शाम को लाइटिंग होगी, वहाँ लोग घूमने जाएंगे, वो उसको फील करेंगे। बिकॉज डिजिटलाइज दीपक सब कुछ हो चुका है, हम लोग घुस चुके हैं डिजिटलाइजेशन। वी हैव बीन केज्ड इनसाइड आवर हाउसेज विद इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस। बेल बजता है वहाँ से लेके सोने तक, हमारा सारा सिस्टम रिमोट के थ्रू है। वी नीड टू फील हिस्ट्री, वी नीड टू फील कल्चर, वी नीड टू गो आउट। आप इसको डिजिटलाइज कर दीजिए इनके रिकॉर्ड्स, बट यू हैव टू फील द कल्चर। वो आपको बाहर निकला, अपनी हेरिटेज को फील करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। बिना मरे मेरे ख्याल में वो गंगा हरिद्वार नहीं पहुंचा जाता। तो आपको इन चीज़ों को रिस्टोर करना है, और ताकि लोग वहाँ जाएं, विजिट करें और अपनी हिस्ट्री की खुशबू लें, उसको फील करें। तो इट हैज़ टू बी मोर टेंजिबल। हाँ, उसके बाकी जो रिकॉर्ड्स हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उसको रिस्टोर करना, म्यूजिक के कुछ ऐसी करना, उसमें डिजिटलाइजेशन होती है। बट मोर एंड मोर व्हेन यू फील योर कल्चर, आई थिंक। फयाज साहब, मेरा एक बड़ा क्रिटिकल सवाल है, वो विकास जी से भी पूछूंगा, पहले आपसे पूछता हूँ। हमने कहा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया का रिच कल्चर यही दर्शाता है, मगर बड़ी चीज़ है पिछले 3 दशकों से, फ्रॉम लास्ट 3 डेकेड्स वी आर फेसिंग टेररिज्म। क्या बाहर से आई हुई ऐसी ताकतें जिसको हम टेररिज्म कहते हैं, इन्होंने हमारे हेरिटेज को भी तबाह करने की कोशिश की, या ये कोशिश की कि कहीं ना कहीं इसको चोट पहुंचाई जाए, और हम इस दौरान अपने इस 3 दशकों के दौरान अपने कल्चरल हेरिटेज को कितना प्रिजर्व कर पाए? ये बात सही है कि जो बाहर से ताकतें आई, हर बार ये हुआ है कि जो लोग बाहर से आए तो उन्होंने ताकत ताराज कर दिया। जिस पैमाने पे ये बहुत पहले हुआ था उस पैमाने पे नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी नुकसान पहुंचा है। हमारे कश्मीर में कई खानकाहें हैं, खानका फैज़ पना, त्राल, इसके अलावा सराय शरीफ वाली खानका शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको नुंदरशी के नाम से भी जाना जाता है, जो 14th सेंचुरी के एक बहुत ही रेवर्ड सेंट कश्मीर में रहे और मेकर ऑफ कश्मीर। कश्मीर का कल्चर जो प्लूरल कल्चर है, जिसमें मज़हब के लिए कोई जगह ही मतलब कोई इम्तियाज़ ही नहीं है, इसमें हिंदू, सिख हूँ, मुसलमान हूँ, कोई भी हूँ, वो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। और यह एक जिनको हम तामीरकार कहते हैं कश्मीर के सकाफ़त का। तो वो खानका भी मई 1995 में मुकम्मल तौर पर जल गई। न सिर्फ खानका बल्कि पूरा सराय शरीफ का टाउन ही जल गया। जो खानका थी वहाँ पे मस्जिद थी, वो भी वहाँ पे जल गई। ये इसका नुकसान हुआ, लेकिन फॉर्चुनेटली जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, इन्होंने इसको रिहेबिलिटेट कर दिया, बल्कि पुराने एग्जैक्टली उसी तरह से नहीं किया, इसमें उन्होंने कई चेंजेस लाई।
और वस्त एशिया के कई डिज़ाइनर्स को मद्देनज़र रख के जो आर्किटेक्ट्स ने फिर इसको थोड़ा इसमें तब्दीलियाँ लाई, वो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। जो पहले था उसकी अपनी तौर पर एक अहमियत थी, उस पर वुडन स्ट्रक्चर ज़्यादा था, लेकिन इसमें नुकसान हुआ उस वक्त, वो अब हमारे पास नहीं है। अब वो सिर्फ अब हैं किसी वीडियो में या किसी फोटोग्राफ में मिलेगा। अब वहाँ पे एक नए ढांचे वहाँ पे खड़ा हो गए हैं, लेकिन उसका वो नुकसान हुआ है। इसी के अलावा और भी कई जगहों पे हमारी जो खानकाहें हैं, जो मजहबी इबादतगाहें हैं, वो मैं ये तो नहीं कहूँगा डायरेक्टली, क्योंकि थोड़ा सा गैर जिम्मेदारी होगी कि अब हमारे पास सबूत नहीं है किसने इसको जलाया, लेकिन ये बात है कि इनकी वजह से जिस वक्त मिलिटेंट्स वहाँ पे गए तरार शरीफ में और वहाँ पे बैठे, फिर एक तसादुम वहाँ पे हुआ मई 1995 में, और वहाँ पे आग लग गई, ये सारी चीज़ें जल गई। अब कई लोग ये बता रहे हैं इसको सिक्योरिटी फोर्स से जलाया, कई लोग मिलिटेंट्स, लेकिन ये बात है कि अगर वहाँ पे नहीं जाते वो मिलिटेंट्स तो वहाँ पे शायद नुकसान ना हो जाता, नहीं जलता। तो ऐसा भी हुआ, कई जगहों पे इल्ज़ामात भी लगे कि इन लोगों ने इसको बर्दाश्त ही नहीं किया, ये लोग इसमें एतकाद ही नहीं रखते हैं, श्राइन्स वगैरह में, ये इल्ज़ामात भी लगे। लेकिन हम जर्नलिस्ट हैं, हमारे लिए इस तरह से कहना कि एग्जैक्टली उसी चीज़ के लिए था, फिर हमसे सवाल ये पूछा जाएगा कि जो बाकी खानकाहें हैं, बाकी श्राइन्स कश्मीर हैं, वो किस तरह से हैं। हमारे यहाँ पे खानयार में एक इम्पॉर्टेंट श्राइन है, वहाँ पे दस्तगीर साहब का, जिसको श्राइन आप कहेंगे, वो श्राइन भी जल गया। वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे रात को वो इबादत वगैरह कर रहे थे, तो वहाँ पे नामालूम मतलब वजूहात की बिना पे, हालांकि उसके बाद में तहकीकात भी हुई, वो तहकीकात किसी ने बाद में देखी नहीं, उसका क्या हुआ, वो भी वहाँ पे जल गई। वो खानकाह भी, उसके साथ मस्जिद भी, उसको भी नए सिरे से तामीर किया गया है। लेकिन खुशकिस्मती है कि हमारी बहुत सारी खानकाहें, जैसे कि हमारा खानकाह मुअल्ला है, जहाँ पे मीर सईद अली हमदानी जो कश्मीर में बहुत इम्पोर्टेंट सेंट रहे हैं, वो सेफ है। कई इमाम बारगाह हैं, कई मसाजिद हैं, इंक्लूडिंग जो जामिया मस्जिद श्रीनगर है, श्रीनगर की है। तो ये भी मतलब ये एक उस टाइप का नहीं है जैसे डोम वाला स्टाइल होता है, इसमें पगोडा टाइप का आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया गया है, और ये महफूज है हमारे पास। चलिए, बहुत बढ़िया फयाज साहब। अब विकास जी के पास चलता हूँ। विकास जी, आपसे जो सवाल है वो अलग तरह का क्रिटिकल है। वो ये क्रिटिकल सवाल है मेरा आपके लिए कि पहले तो हमने फयाज साहब से पूछा कि टेररिज्म और 3 डेकेड्स कितनी दिक्कत हुई। मैं आपसे ये पूछता हूँ, नाउ वर्ल्ड इज़ ए ग्लोबल विलेज, हम डिजिटल ईरा में जी रहे हैं। क्या ये डिजिटाइजेशन, हम वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, हमारी जनरेशन्स उस तरफ जा रही है, या कल्चर मिक्स हो रहे हैं, क्या इन चीज़ों से भी कहीं ना कहीं हिट हुआ हमारा कल्चरल हेरिटेज, जिसमें फूड है, म्यूजिक है, पहनावा है, लैंग्वेजेस है? यस, वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। पहले देखिए आप दिल्ली में भी आप इक्का दुक्का कुजीन जैसे मुगलई और यही होता था, साउथ इंडियन आ जाता था, थोड़ा कलकत्ता का खा लिया। अब इटालियन, यूरोपियन, मेडिटेरेनियन, दिस हैव बिकम, वो आज तो जम्मू तक आ गए ये सब। कैफ़ेज़ खुल गए, इन फूड ऐसे फूड जॉइंट्स खुल गए। पीपल आर ट्रैवलिंग अब्रॉड, समर वेकेशन हो, जब कोई छुट्टियाँ हो, हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, देयर टूरिज्म हैज़ ग्रोन। बट एक पॉइंट जो मैं दीपक, मेरे को खारिशोरी में तब से मिस कर रहा हूँ जब से फयाज साहब बोल रहे थे, वो ये था कि टेररिज्म को प्रोत्साहन कैसे मिला। एवरीवन लव्स कश्मीरी कहवा, एवरीवन लव्स डल लेक, कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट्स, पश्मीना शाल, वाजवान, अखरोट सबको चाहिए अच्छे, केसर वहाँ का सबको पसंद है, लेकिन कश्मीरी नहीं अच्छा लगता। जब दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे वो उतरता है तो लोग उसको एक अलग नज़र से देखते हैं। दीपक, इस चीज़ की मुझे तकलीफ है। अब कलकत्ता वाला कहीं आता है तो आप कलकत्ता की अच्छी अच्छी चीज़ों की बात करते हैं, पर उसको बंगाली बुलाते हैं। मद्रासी को मद्रासी बोलते हैं, वहाँ का सांभर रोज खाते हैं, डोसा यू लव। तो हम कहीं ना आप कल्चर की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, आप उसको एक्सप्लॉइट जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो उसके एम्बेसडर्स हैं ना, वहाँ के बाशिंदे, वहाँ के बाशिंदे, वहाँ के रहने वाले, दोज आर द एम्बेसडर्स ऑफ दिस कल्चर। आप उनको एक दूसरे एंगल से देखते हैं। ह्यूमन बीइंग्स जब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, वो जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी तब सच्ची होगी। ये एक स्लोगन रह गया दीपक, वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स आइडेंटिटीज, बिकॉज कल्चर इज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, इट्स आवर आइडेंटिटी, इट्स आवर स्ट्रेंथ, इट्स आवर लेगेसी। तो एक दूसरे की लेगेसी को जब रिस्पेक्ट करेंगे, डिजिटलाइज होने से फर्क नहीं पड़ता दीपक। आप यहाँ से अमेरिका का कल्चर देख सकते हैं विद द हिट ऑफ अ बटन बीट ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, उससे अच्छी फीलिंग आती है। यू आर सीइंग न्यू थिंग्स, यू आर ट्राइंग न्यू थिंग्स, दैट्स ओके, बट
then you have to encourage your culture also. That's your responsibility. ठीक है ना? How I portray myself, how I portray my family outside my house is my duty. How I portray my town, my village, my city also is my duty as a social citizen of that place. तो इसमें आपको सबको जागना होगा. There has to be, नीचे से आपको एक ज्योति जलानी होगी, और जम्मू कश्मीर में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दीपक. तो चलिए अब फाइनली एक एक सवाल फयाज साहब, आज का यूथ जो है, आज का यूथ व्हेन आई एम सेइंग तो इट मींस कि बिलो 30 आप यही कह सकते हैं, या फिर जो हमारा टीनेजर है, ये क्या सही ट्रैक पे है अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए और अडॉप्ट करने के लिए? क्या पूरा अडॉप्ट कर रहा है जैसे हम लोगों ने बचपन से किया? नहीं, बिल्कुल नहीं. मतलब जिस वक्त हम अडॉप्ट ये कर रहे थे, हमारे सामने जो रवायत थी, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मुशायरा होता था. अब बहुत सारे लोग निकलते थे तो वो लोग शायरी करते थे, मुशायरे में जाते थे. ये कल्चर कम्प्लीटली खत्म हो चुका है. अब किसी जगह पे होता नहीं, अगर कहीं पे हो जाएगा तो वो बिल्कुल जाता नहीं, वो किसी तंज़िया या और मतलब वो उस टाइप की चीज़ें होंगी जो हमारे कल्चर से ताल्लुक ही नहीं रखती है. अब कई लोग हैं जो फैशन शो करते हैं, उसको भी कल्चर का हिस्सा बनाते हैं. मैं ये नहीं मानता हूँ. हमारे यहाँ भी बाज़ाब्ता तौर पर एक रहन सहन, तमद्दुन, तहज़ीब, लिबास, ये सारी चीज़ें रही हैं, लेकिन जो इस वक्त ज़्यादा चलाई जा रही हैं तो उसमें मैं मुतमईन नहीं हूँ. दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ज़बान. जो हम लोग जब सीखते थे तो हम कश्मीरी, हमारी मिसाल के तौर पर हमारी मादरी ज़बान कश्मीरी है तो हम कश्मीरी में बात करते थे. लेकिन अब जो नई जनरेशन है तो इस जनरेशन में एक फैशन सा बन चुका है कि ये लोग अंग्रेजी में बात अंग्रेजी में बात करते रहे. हालांकि वो ना उर्दू सही होती है ना अंग्रेजी सही होती है, लेकिन ये लोग करते रहते हैं और उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता इसका नाम क्या है और उसके साथ जो जुड़ी हुई हैं चीज़ें उनका तो सवाल ही नहीं है. इसलिए मैं नहीं समझता हूँ. मैं समझता हूँ कि हम, हालांकि हमने देखी है ये चीज़ें कि बाहर के जो ममालिक हैं, जैसे अमेरिका में मैंने कई दोस्त हमारे हैं जो यहाँ से चले गए आज से 20, 25, 30 साल पहले, वहाँ पे रह रहे हैं. वो अपने बच्चों को पूरा कश्मीरी ज़बान में उनके साथ बात करते हैं. अंग्रेज़ी तो पढ़ते हैं स्कूल में, उनके साथ जो बच्चे हैं वो सारे अंग्रेज़ी ही बोलते हैं, मीडियम ही सारा अंग्रेज़ी है, लेकिन ये उनके साथ ठेठ कश्मीरी ज़बान में उनके साथ बात करते हैं. इसी तरह से यूरोप में भी कुछ लोग हैं जो कश्मीरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि कई लोग बिल्कुल इससे दूर चले गए हैं. कश्मीर के भी लोग और जो हिस्सा पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा है उस कश्मीर के भी कई लोग जिनका कल्चर हमारे साथ मुताबिकत रखता था, अब उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं. उनको सिर्फ ये बताया गया कि आप लोग भी कश्मीरी हैं. उनका कश्मीर के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है. मतलब मैंने एक लंदन में एक टैक्सी ड्राइवर देखा जिसका नाम जाफर था. ये लोग कश्मीर मतलब कि दूसरा हिस्सा जो हमारा है उनके पास, तो वहां से चला गया. तो मैंने जब उससे पूछा नाम तो उसने कहा ज़फ़र. तो मैं सोच रहा ये क्या है. मैंने कहा तुम मुसलमान? उसने कहा हाँ मैं कश्मीरी हूँ. तो फिर मुझे पता चला नहीं, इसका नाम जाफर है. तो इस तरह से ये लोग बिल्कुल दूर हो चुके हैं अपनी रवायत से, अपने मज़हब से, अपने कल्चर से, अपनी ज़बान से. और यही सिलसिला अब हमारे कश्मीर में भी और हमारे जम्मू में भी बड़ी हद तक ये सिलसिला आ चुका है, जो अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं. इसमें कोई इंसेंटिवाइजेशन नहीं है. ये मतलब ये मामला बिगड़ रहा है बड़ी हद तक. बिल्कुल सही. मुतल्लिक़ इदारों के साथ साथ जो हमारे दूसरे इदारे हैं, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या NGOs जिनको आप बोलते हैं, उनकी भी बड़ी हद तक जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को इस बारे में सेंसिटाइज कर लें और उनको इस बात का एहसास दिला दें कि अगर आप अपने ज़बान और अपने कल्चर से दूर हो जाएंगे तो आपकी कोई शिनाख्त नहीं रहेगी. बिल्कुल सही फयाज साहब. मुझे लगता है कल्चर को प्रिजर्व करना ज़रूरी नहीं है, बेसिकली अपनी पहचान को ही हमें कंटिन्यू करना ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि आपके बच्चे फ़िरन पहन रहे हों, मेरी बेटी घर पे अंबल बनाने को बोले, विकास जी के बच्चे कभी जो है बात कर रहे हो डोगरी में. तो ये सारा कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम कहीं भी रहें हमारा कल्चरल हेरिटेज साथ रहे. विकास जी, आखिरी सवाल आपसे ही,
क्या हम अपनी जनरेशन को, हमारी जिम्मेवारी नहीं है कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना सिखाएं? ये ज़रूरी है कि एनजीओज या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट ही काम करे? दीपक, ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेवारी है, इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आई विल से वन थिंग, आपको डर नहीं लगता? जगजीत सिंह, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, ये जनरेशनें आने वाली उनको नहीं सुनेंगी। दीपक, आज भी हम 50s के 60s के गाने सुनते हैं, एंड दीज आर गुलाम अली साहब, इनको हम सुनते हैं, और बड़े बड़े लेजेंड्स हैं जिनको सुनते हैं, संतूर वाले, तबला वाले। अभी जाकिर हुसैन साहब चले गए, देखिए आंखें नम हो गई। ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। देख, म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी क्या हो रहा है दीपक, वॉइस मॉड्यूलेशन होती है, आपकी वॉइस टोटल चेंज हो जाती है। ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेड थ्रू सिस्टम्स नाउ, कंप्यूटर से सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वो पीछे कोरस होता था पहले ज़माने में, जब संगीत दिया जाता था किसी भी गाने का, पूरा एक कोरस होता था, एक पूरी, दीपक इट वॉज लाइक ए बटालियन, है ना? क्या मज़ा होता था, सारे एक साथ खाते थे, जीते थे, फिल्म यूनिट्स वर सो बिग। एंड इसको हमारे बच्चे ये मिस करेंगे दीपक, ये सब शायद मुझे लगता है ये ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात सोचिए, बचपन के खेल याद करिए, सन सन संतोलिया, गिल्ली डंडा, कच्चे खेलना, पसीनों पसीनों के घर आना, उसी से खाना खा जाना। दीपक, दे आर मिसिंग दीज आउटडोर थिंग्स। ये कल्चर नहीं थे, ये एक दूसरे के साथ मिलने के तरीके थे। तो अब ये आस्ता आस्ता ख़त्म हो रहे हैं। ये मेरी, आपकी, हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसी ना किसी तरह अपने बच्चों को ये धरोहर पास करें, सो द बैटन इज पास्ट एंड दिस कल्चर लिव्स, दिस सर्वाइव्स। मॉन्यूमेंट्स को और हेरिटेज को शायद ये लोग सिक्योर कर लेंगे, बिकॉज दोज आर थिंग्स ऑफ प्राइड, और उससे टूरिज्म बढ़ेगा, वो आने वाली सरकारें भी करेंगी। लेकिन बेसिक जो हमारे कल्चर है, हमारी आइडेंटिटी की चीज़ें हैं, फोक हैं, इनको कहीं ना कहीं फैमिली से ही शुरू होना पड़ेगा दीपक, और हर नागरिक की ये जिम्मेवारी बनती है। बहुत ज़रूरी है हम अपने घर से ही शुरुआत करें। और बड़ी बात है कि सरकार तो हमारे जंगलों को, हमारे किलों को, हमारी नहरों को बचा ही रही है। ज़रूरी है बचाने की, अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, फूड को, अपने ट्रेडिशंस को। तो मुझे लगता है द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग हेरिटेज कल्चर, इस ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये देखना भी चाहिए और आपको ये फॉरवर्ड भी करना चाहिए उन लोगों को जो हमारे कल्चर से जुड़े हुए हैं मगर कुछ कर नहीं पा रहे। तो मुझे लगता है ऐसे विचार विमर्श हम आगे भी करते रहेंगे जिस विचार का कहीं ना कहीं असर हो। बहुत धन्यवाद।